ऑल। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग हिंदी। ठीक है, अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट है वो है 91 टू 120। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। और लेवल 2 वालों के लिए है लैंग्वेज 1। ओके, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। समस्त ज्ञान, चाहे वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, मनुष्य के मन में है। बहुधा वह प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। ज्यों ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस पर यह आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है वह अज्ञानी है। जिस पर से यह आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है। चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि के समान ज्ञान मन में निहित है, और सुझाव या उद्दीपक कारण ही वह घर्षण है जो उस ज्ञान अग्नि को प्रकाशित कर देता है। सभी ज्ञान और सभी शक्तियां हमारे भीतर हैं। हम जिन्हें शक्तियां, प्रकृति के रहस्य या बल कहते हैं वह सब हमारे भीतर ही है। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है उसी को वह व्यवहार प्रकट करता है, आपने भीतर देख पाता है। बेसिकली इसमें बोला है कि अपने अंदर ही सारी शक्तियां समाहित होती हैं, तो हर इंसान को बस उसे पहचानने की देर होती है कि आप कैसे उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है गद्यांश के अनुसार समस्त जो शक्तियां होती हैं वो अत्यंत बलशाली हैं, अत्यंत रहस्यमय है, उद्युक्त होती है और मनुष्य के भीतर ही है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से देखा है कि मनुष्य सारी शक्तियों को अपने भीतर ही देख पाता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है सीखने का अर्थ है भीतर विद्यमान ज्ञान का उद्घटित होना, स्कूल में विविध विषयों का ज्ञान अर्जन, मनुष्य का आध्यात्मिक होते जाना, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, सीखने का मतलब होता है कि भीतर जो भी आपके ज्ञान विद्यमान है वो जब बाहर प्रकाशित होता है या उद्घटित होता है तभी आप सीखता हुआ इंसान प्रतीत होता है। लेट्स सपोज आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, तो जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे बाहरी जीवन में तो पता कैसे चलेगा कि आप उस चीज़ को सीखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। अज्ञानी वह व्यक्ति है जिसे अपने भीतर छिपी शक्तियों पर अहंकार हो, जिसे अपने भीतर छिपे ज्ञान का आभास ना हो, जिसने विविध विषयों का अध्ययन ना किया हो, जिस पर अहंकार का आवरण चढ़ा हुआ है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। अज्ञानी व्यक्ति वो होता है जिसे अपने भीतर छिपे ज्ञान का आभास नहीं होता। ठीक है, ये अहंकारी व्यक्ति होता है। जिसे विविध विषयों का ज्ञान हो वो तो इंटेलिजेंट इंसान हुआ। ठीक है, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है जिस पर अहंकार का आवरण चढ़ा हो वो भी अहंकारी व्यक्ति होता है, लेकिन अज्ञानी वो है जिसे अपने छिपे हुए ज्ञान का आभास ही ना हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। मन में निहित ज्ञान की तुलना किससे की गई है? पत्थरों के बीच घटित घर्षण से, पत्थर में छिपे अग्नि तत्व से, पत्थर में छिपी शक्तियों से और पत्थर की चमक से। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2 कि पत्थर में छिपा जो अग्नि तत्व है उससे मन में निहित ज्ञान की तुलना की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन आई थी कहीं चकमक पत्थर, आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहीं पे लिखा हुआ था कि पत्थर में छिपा जो अग्नि तत्व है उससे मन के ज्ञान की तुलना की गई है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। गद्यांश के अनुसार यह वांछनीय है कि मनुष्य अपने भीतर छिपे आवरण को हटाए, अपने जीवन में ज्ञान और शक्ति का प्रकाश लाए, अपने भीतर छिपे ज्ञान और शक्ति की पहचान करे, अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर ले जाए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 कि जो वांछनीय होता, गद्यांश के अनुसार यह वांछनीय है कि जो मनुष्य है वो अपने भीतर छिपा हुआ जो ज्ञान है और जो शक्तियां हैं उनकी पहचान स्वयं करे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। ज्ञान कहाँ से आता है? किताबों से, स्वयं अध्याय से, आत्मा से और सीखने से। तो जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मनुष्य की आत्मा जो है उसी से ही सारा ज्ञान आता है, मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। ज्ञानाग्नि का संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान प्लस अग्नि, तो क्या बनेगा आपका? ज्ञानाग्नि। ज्ञान प्लस अग्नि, ज्ञान प्लस अग्नि, ज्ञान प्लस ज्ञाना प्लस अग्नि। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान प्लस अग्नि। ठीक है, समूह से भिन्न शब्द है उद्दीपक, लौकिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक।
तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन चारों में 3 सेम है लेकिन एक जो है वो अलग वर्ड है। लौकिक क्या होता है आपका, एक भाव होता है, आध्यात्मिक और प्राकृतिक, ये तीनों एक चीज से जुड़ी हुई है, लौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान। लेकिन उद्दीपक जो होता है वो स्टिमुलस जो है वो एक अलग चीज होती है। इन तीनों से बिल्कुल अलग वर्ड जो है, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं लेकिन ये क्या है, इनसे अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वज्ञ से अभिप्राय है, जो सब कुछ जानता है, जो सबको ज्ञान देता है, जो सारी कलाएं जानता है, जो सार्वजनिक ज्ञान प्राप्त हो। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। ठीक है, अब है दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रोमांचित सी लगदी वसुधा, आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की, किंकड़ियां हैं शोभा वाली, उड़ती भीनी तैलाकत गंध, पूली सरसों पीली पीली, जो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नली। यहाँ पे बेसिकली ये चीज बताया है कि जब सही मौसम आता है और जब हम फसल उगाते हैं, ठीक है, जो गेहूं में बाली जो आती है और जब अरहर वगैरह ये सब उगती हैं तो उनकी जो कलियां खिलती है वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और जब धरती एकदम ग्रीन हो जाती है तो वो कलियां जो निकलती हैं वो ऐसा लगता है ऐसे झांक रही हूँ जैसे मतलब जो महक फैलती है सरसों वगैरह की, तेल की जो खुशबू आती है, बेसिकली नेचर का इसमें डिफाइन किया है। किंकड़ियां शब्द का अर्थ है कंकड़, छोटा घुंघरू, किनारी और सुनहरे के किरणें। तो यहाँ इसका जो अर्थ होगा, किंकड़ियां का मतलब होता है आपका छोटा घुंघरू। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101, तेल जैसी गंध का कारण है, तेल का बहना, तेल का दिया जलना, सरसों का फूलना और सरसों का तेल निकलना। तो यहाँ पे जब सरसों का फूल फूलता है, मतलब सरसों का फूल खिलता है तो तेल जैसी गंध आती है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। ठीक है, नेक्स्ट है कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि फसल अभी कच्ची है, फसल पक गई है, धरती नीली हो गई है और धरती पीली हो गई है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2 की जो फसल है वो यहाँ पे पक गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हरित धरा से झांक रही, हरित का मतलब क्या होता है, जब धरती आपकी जब आपकी फसलें जो है वो पक जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, वसुधा का शाब्दिक अर्थ होता है वसु अर्थात धन संपदा को धारण करने वाली, वसु अर्थात गौ संपदा को धारण करने वाली, अत्यंत सुंदर चेहरे वाली आकर्षक स्त्री, अत्यंत सुंदर केशों को धारण करने वाली स्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसुधा का अर्थ होता है धन संपदा को धारण करने वाली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, सोने की, जौ गेहूं, हरित धरा, पीली पीली। विशेषण होता है जो विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे गोरा व्यक्ति। ठीक है, तो गोरा क्या है, इस आदमी की विशेषता है। ठीक है, तो ये हुआ विशेषण और ये क्या हुआ विशेष्य। विशेष्य यूजुअली संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ पे क्या है, धरती कैसी है, हरी है। ठीक है, हरित धरा मतलब धरती कैसी है, हरी है। तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीली पीली समानार्थी शब्द है, जो गेहूं अलग होता है, सोने की अलग है। ये क्या है, विशेष है और ये इसकी विशेषता है हरित। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105, तैलाक्त के समान शब्द है दुसाध्य, विरक्त, तिलयुक्त और विषाक्त। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तैलाक्त मतलब क्या होता है आपका, जो चीज विष सहित हो यानी कि विषाक्त। अब है यहाँ से आपकी पेडागोजी, निम्नलिखित में से कौन से रिसेप्टिव स्किल्स होती है, ग्राह्य स्किल होती है जिसमें आप चीजों को रिसीव करते हैं। ठीक है, जैसे लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। लिसनिंग और रीडिंग जो होते हैं ना वो आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है, मतलब जिसमें आप सिर्फ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जो स्पीकिंग और राइटिंग होती है ये क्या होती है आपकी, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये आपकी एक्सप्रेसिव स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना। श्रवण और बोलना नहीं, श्रवण और पठन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 106 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण से सही है, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, ध्यान देना और चिंतन एक रेखीय तरीके से विकसित होते हैं। श्रवण, वाचन, पठन पहले विकसित होता है, बाद में लेखन विकसित होता है। भाषा अधिगम में लेखन सबसे बाद में विकसित होने वाला कौशल है। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ध्यान देना, चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। बी सही है, सी सही है, डी सही है और ए सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि सुनना, पढ़ना,
LSRW, यानी कि लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है अटेंशन, यानी कि ध्यान देना, और उसके बाद होता है रीजनिंग, यानी कि थिंक करना। ये क्या होते हैं, आपकी सारी चीजें साथ साथ विकसित होती हैं। किसके अकॉर्डिंग, वर्तमान जो भाषा अधिगम दृष्टिकोण है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है। यानी कि जो रीडिंग होती है वो अर्थ निर्माण की प्रोसेस होती है। पठन स्वर्णिम ध्वनि के समूह, शब्द और वाक्य से शुरू होता है। पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। पठन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को पढ़ी गई सामग्री से भिन्न भिन्न अर्थ निकालने चाहिए। पठन वर्णमाला के अक्षरों, पढ़ी गई सामग्री के शब्दों को डिकोड करना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि पठन जो होता है ना, यानी कि रीडिंग जो होती है, जो भी सामग्री आप पढ़ रहे हो उसके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होती है, और उसके प्रति बोध कि आप चीज़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं, चीज़ों को किस तरीके से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। जो पठन होता है वो अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है, मतलब रीडिंग जो होती है वो पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ विकसित करती है और उसके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग होती है। कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में जो है वो बांटती है। वह उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है। विभिन्न पहलुओं पर लोगों का साक्षात्कार लेना है और उनकी व्याख्या करनी है। आंकड़ों के संग्रहीकरण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है। इसे किस रूप में जाना जाएगा, ठीक है। पहले टीचर क्या कर रही है, पहले तो ये देखिए क्लास 5th की एक टीचर है, अपने स्टूडेंट को उसने क्या किया, 5-5 के ग्रुप में बांट दिया। ऐसे उसने बहुत सारे ग्रुप बना दिए। अब वो उन्हें कुछ कुछ ना थीम दे रही है और कुछ कुछ टॉपिक दे रही है, जिसपे उनका जो भी मतलब जो भी उनकी राय है उसको वो क्या कर रही है, इकट्ठा कर रही है, और अलग अलग पहलू पर वो लोगों का इंटरव्यू ले रही है। अब उसको उनकी व्याख्या करनी है, और आंकड़ों का जो इकट्ठा किया है उसने और जो व्याख्या है उसके आधार पर उसको रिपोर्ट लिखनी है। तो इसे हम प्रोजेक्ट वर्क जो है उसके हिसाब से जाना जाता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। प्रदत्त कार्य जो होता है ना, दैट इज टोटली रिलेटेड विद योर होमवर्क, और जो जिसमें टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। शब्दावली अधिगम होता है आपका जो डिक्शनरी है उसकी लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले वो कुछ थीम देती है, टॉपिक देती है, उस पर उनकी राय को इकट्ठा करती है। अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उन पे लोगों का इंटरव्यू लेना है और उनकी व्याख्या करनी है, फिर उन आंकड़ों को इकट्ठा और व्याख्या करके रिपोर्ट लिखनी है। दिस इज कॉल्ड योर प्रोजेक्ट वर्क। भारतीय संविधान में जो अंग्रेजी भाषा है उसको किस रूप में स्वीकृत किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर उप कार्यालयी भाषा, ठीक है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसमें इंग्लिश आपने कंसीडर की गई है उसको सिर्फ उप कार्यालय भाषा जो है उसके रूप में क्रिएट किया गया है। हिंदी जो है वो आपकी कार्यालय भाषा होती है, ठीक है। आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाएंगे वहां पर आप देखिएगा हिंदी जो है उसी में काम चलता है। इंग्लिश जो है उसको सब्सिडियरी लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य है। समूची कक्षा की गतिविधि के रूप में अध्यापक शिक्षार्थियों के साथ पठन से पहले पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु पर चर्चा करता है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे कहानी में आए किसी एक पात्र के रूप में खुद को माने और अपने अनुभव डायरी में लिखें। अध्यापक घर में पाठ्य सामग्री का मौन पठन करता है और उसी पाठ्य सामग्री को कक्षा में पढ़ाने की तैयारी के साथ आता है। कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ्य सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि पठन के समय का जो कार्य है वो क्या है, कि टीचर क्या करे, 4-4 के ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर बारी बारी से जो रीडिंग मटेरियल है उसको वो पढ़ेंगे, कोई भी बुक हो, नोवेल हो, कुछ भी हो। टीचर बच्चों को जो भी पढ़ने की सामग्री है उसको समझने के लिए डिकोडिंग, मतलब जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग निकालना, उसको डिकोड करना, उसमें क्या करता है, सुगमता प्रदान करता है। ये होता है पठन के समय का कार्य। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112। भाषा क्या है। व्यवस्थाओं की व्यवस्था, व्याकरणिक व्यवस्था, एक वैज्ञानिक व्यवस्था और एक सामाजिक संस्था। तो जो भाषा होती है आपकी वो व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था होती है। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। व्याकरणिक व्यवस्था आपकी क्या होती है, ग्रामर, ठीक है। जब अरेंजमेंट्स का भी अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट्स का भी जब आप अरेंज करते हो दैट इज कॉल्ड योर भाषा। आप जब भी किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हो या कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो आप एक पर्टिकुलर मैनर में उसको क्या करते हैं, हम उस चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।
जो रूप आधारित उपागम है उसके माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्यापन क्या अर्जित करता है। यानी कि जो फॉर्म आधारित उपागम होता है उसके माध्यम से भाषा के जो व्याकरणिक पहलू हैं उनका अध्यापन क्या अर्जित करता है। कार्यविधिक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान और वस्तु ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। घोषणात्मक ज्ञान जो होता है वो आपका फॉर्म आधारित उपागम जो होता है उसके माध्यम से भाषा के जब आप केवल ग्रामेटिकल पोर्शन पे मतलब स्टडी करते हैं तो वो होता है आपका घोषणात्मक ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही नहीं है। आकलन शिक्षार्थी को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है। आकलन शिक्षार्थी को यह बताने के लिए किया जाता है कि कक्षा में वरीयता के अनुसार वह कहाँ है। आकलन शिक्षार्थी को उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है। तो जो असेसमेंट है उसके उद्देश्य में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कि आकलन जो है वो बच्चों को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। और दूसरा आकलन ये जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है। ये जो होता है ना वरीयता के अनुसार कहाँ है, ये आपका समेटिव असेसमेंट होता है जिसमें बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है, बताया जाता है कि उसकी क्लास में क्या पोजीशन है। उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए भी आपका समेटिव टेस्ट होता है, लेकिन इसका मेन पर्पस जो होता है ना वो ये है कि बच्चा क्या क्या अभी तक सीख चुका है और उसने क्या क्या चीजें अभी तक नहीं सीखी हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो है उसमें शास्त्रीय भाषा जो है उसके अध्ययन को किस रूप में अनुशंसित करती है। त्रिभाषा फॉर्मूला, विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरण, माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, प्राथमिक चरण से सभी बच्चों के लिए एक भाषा के रूप में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशासित करती है। ठीक है, माध्यमिक चरण मतलब जो मिडिल स्टेप होती है उसमें एक अतिरिक्त विकल्प मतलब एक ऑप्शनल जो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो इस चीज को इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को अनुशंसित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय शिक्षा का जो आरंभिक चरण होता है उसमें बच्चे की मदर टंग जो है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। त्रिभाषा फॉर्मूला होता है जिसमें बच्चे की मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी होती है और सेकंड लैंग्वेज जो है वो बच्चा जो चूज करता है वो। प्राथमिक चरण से सभी बच्चों के लिए एक भाषा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। अब यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है। प्रमाणिक संप्रेषण के माध्यम से रूप विधान प्रस्तुत करना, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, जीवन की वास्तविक संप्रेषण स्थितियों को आधार बनाकर रूप विधान का अभ्यास करवाना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके और ड्रिल द्वारा सिखाना। यहाँ क्या पूछा है कि प्रभावशाली तरीके से जब व्याकरण शिक्षण करवाना है तो कौन सा कथन सही नहीं है। प्रमाणिक संप्रेषण के माध्यम से नियम प्रस्तुत करना ये तो सही है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें आप ग्रामर के रूल्स बता रहे हैं। ठीक है, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना ये भी सही है कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ग्रामर के आप प्रॉपर रूल्स को डिफाइन कर रहे हैं। जीवन का जो रियल कम्युनिकेशन है उसमें आप उसको बेसिस बना के रूप विधान यानी कि जिस तरीके से सेंटेंसेस को यूज किया जाता है उसकी ड्रिलिंग करवाते हैं, लेकिन व्याकरण के नियम कंठस्थ करके उसको ड्रिलिंग करना ये व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन 4 विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। किसी भी विद्यार्थी के द्वारा कहानी को अपने शब्दों में कहना किस तरीके के आकलन में सहायता करता है। सटीकता, प्रभावपूर्णता, बोधगम्यता और स्मृति। तो यहाँ पे क्या है, कोई स्टूडेंट है वो कहानी को किस तरह से अपने शब्दों में डिफाइन करता है और इसका जो असेसमेंट होता है वो क्या है। सटीकता होगी, प्रभावपूर्णता होगी, बोधगम्यता होगी और स्मृति होगी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा बोधगम्यता, कि बच्चा कहानी को कितना ज्यादा अपने तरीके से समझा है और जब वो अपने ही वर्ड्स में उसको डिफाइन करता है तो ये आपका कहलाता है बोधगम्यता। भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी के द्वारा की गई गलतियां अधिगम में मदद करती हैं, अधिगम में बाधा पहुंचाती हैं, संशोधन कार्य के बोझ में वृद्धि करती हैं, विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्वलन देती हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जब भाषा कोई भी चीज सीखता है यानी कि बच्चा भाषा ही नहीं कोई भी चीज जब लर्निंग कर रहा है तो बच्चा शुरू में मिस्टेक करेगा और गलतियां जो होती हैं वो अधिगम में मदद करती हैं, अधिगम में बाधा नहीं पहुंचाती, संशोधन कार्य के बोझ में वृद्धि नहीं होती है, नकारात्मक पुनर्वलन नेगेटिव होगा।
एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें, उत्कृष्ट वाचन गतिविधि होता है जहां पे आप इफेक्टिव तरीके से किसी भी चीज को बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो इस कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अध्यापक अधिक बोलता है, शिक्षार्थी ज्यादा बोलता है, प्रतिभागिता असमान है, अधिक वाचाल विद्यार्थी की सहभागिता अधिकतम है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जहाँ पे टीचर जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, मतलब स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे बच्चा टीचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करके अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सके। नेक्स्ट है भाषा अर्जन से तात्पर्य है, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उससे क्या मतलब होता है। एक चीज़ समझिए, एक होता है भाषा अर्जन, ठीक है, और एक होता है भाषा अधिगम। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, लैंग्वेज लर्निंग होती है। जो अर्जन होता है ना, ये हमेशा एक नेचुरल प्रोसेस होती है। आप अपने एनवायरनमेंट में रह के किसी नई भाषा को सीख रहे हैं। लेट सपोज अभी तक आप लखनऊ रह रहे थे, अब आपका ट्रांसफर साउथ में किसी जगह हो जाता है, आप चेन्नई चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, तो धीरे धीरे आप वहाँ की लैंग्वेज सीखने लगते हैं। तो ये होता है आपका भाषा अर्जन। लेकिन आप स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं वहाँ पे आपको कोई ट्रेनर है, ये ठीक है, यानी कि भाषा को पढ़ाने के लिए कोई अलग से टीचर है। वो मान लीजिए आपको कोई स्पेनिश पढ़ा रहा है, फ्रेंच पढ़ा रहा है, टर्किश पढ़ा रहा है, तो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड योर लैंग्वेज लर्निंग। भाषा के व्याकरणिक नियमों का अधिगम, अनौपचारिक स्थिति में अचेतन रूप से भाषा अधिगम, अनौपचारिक स्थिति में सचेतन रूप से भाषा का अधिगम और भाषा के रूप में अधिगम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, जहाँ पे अनौपचारिक स्थितियां होती हैं, यानी कि इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होता है और वहाँ पे आप अचेतन रूप से भाषा को सीख जाते हैं, ये होता है भाषा अर्जन। और जब औपचारिक स्थिति में आप सचेतन रूप से भाषा का अधिगम करते हैं तो ये होगा आपका लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, ये अर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मल कंडीशन है। स्कूल क्या होता है? फॉर्मल होता है। सचेतन रूप से आप बिल्कुल माइंड कॉन्शियस होके आप चीजों को ग्रेस्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई जस्ट होप गाइस कि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।